मुंबई की दोपहर अपनी चरम पर थी। गर्मी, धूल और शोर से भरा हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रोज की तरह भीड़ से खचाखच भरा था। स्टेशन पर कदम रखते ही लगता था जैसे शहर की धड़कन यहीं धड़क रही हो। एक और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खुला और एक स्त्री बाहर निकली। उसकी चाल में आत्मविश्वास, चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में अजीब सा सूनापन था। वो थी अन्या राजन, राजन ग्रुप की चेयरपर्सन। उम्र लगभग 55, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि स्टेशन पर मौजूद हर व्यक्ति अनायास ही पीछे हट गया। उन्होंने ग्रे रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, बाल बंधे हुए थे और उनके हाथ में था वही चमचमाता पर्स जो उन्हें पहचान देने के लिए काफी था। उनके पीछे आई उनकी व्यक्तिगत सहायक सानिया, जिनके हाथ में था कुछ जरूरी फाइलें और एक पानी की बोतल। मैम, ये लीजिए, आपकी पसंदीदा बोतल। मीटिंग के बाद यही तो आपकी आदत है, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा और बोतल उनके हाथ में रख दी। अन्या ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और बोतल की कैप घुमाकर खोली ही थी कि रुको, पानी मत पियो। एक चिलचिलाती, डरी हुई लेकिन पूरी ताकत से निकली आवाज ने पूरे स्टेशन का शोर चीर दिया। अन्या की उंगलियां बोतल पर ही ठिठक गईं। भीड़ के बीच से एक दुबला-पतला, धूल में सना, पसीने से लथपथ एक किशोर लड़का दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में कुछ मुरझाए फूलों की माला थी और कमर में लटक रहा था एक प्लास्टिक बैग। मैम, प्लीज मत पीजिए, उस बोतल में जहर है। आपके पति ने उसमें जहर मिलवाया है। लड़का हाँफ रहा था, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई थी। तुम पागल हो क्या? सानिया चीख पड़ी। जानते हो ये कौन हैं? सुरक्षा। दो सुरक्षाकर्मी लड़के को पकड़ने दौड़े। वह छटपटा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस बोतल पर टिकी थीं जो अब भी अन्या के हाथ में थी। मैम, प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठा नहीं हूं। मैंने खुद सुना है। कल रात पीछे वाले कैफे के पास, जहां मैं सो रहा था, वहीं से आवाजें आ रही थीं। कोई आदमी किसी औरत से कह रहा था बोतल गाड़ी में रख देना। वो भरोसा करती है मुझ पर। कल सब खत्म हो जाएगा। उस आदमी की आवाज वही थी, वही जो आपके पति की होती है। एक क्षण के लिए सब रुक गया। हवा में सन्नाटा छा गया। अन्या ने धीरे से बोतल नीचे किया। उनकी आंखें लड़के पर टिकी थीं। तुम्हारा नाम क्या है? आरव। मेरा नाम आरव है। मैं फूल बेचता हूं, स्टेशन पर ही। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी माँ मेरी माँ को भी इसी तरह मारा गया था। किसी ने पानी में जहर मिला दिया था और कोई नहीं माने। मैं तब भी चिल्लाया था, पर किसी ने नहीं सुना। सानिया कुछ कहने ही वाली थी कि अन्या ने हाथ से इशारा किया, चुप रहो। सुरक्षाकर्मी पीछे हट गए। बोतल को लैब में भेजो, अन्या ने बिना एक लफ्ज जाया किए कहा। और मिस्टर देव से कहना कि मैं आज रात उनके साथ डिनर करना चाहती हूं। घर पर। क्या आप वाकई में शक कर रही हैं, मैम? सानिया ने संदेह में पूछा। अन्या ने जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें अब भी उस लड़के पर थीं, जिसकी पीठ पसीने से तर थी और आंखों में एक डर से ज्यादा एक सच्चाई थी। आरव धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन अन्या ने फिर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, या कम से कम मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैम, आरव बोला, सिर झुकाते हुए। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई और मरे।
स्टेशन की भीड़ फिर से चलने लगी थी। लोग अब भी फुसफुसा रहे थे। कुछ मोबाइल कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अन्या की दुनिया अब बदल चुकी थी। उसके हाथ में अब खाली बोतल नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक था। और सामने खड़ा था एक बच्चा जिसे दुनिया फुटपाथ का फूलवाला कहती थी, लेकिन जिसने शायद आज उसकी जिंदगी बचा ली थी। मुंबई की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। स्टेशन की भीड़ अब छंटने लगी थी, लेकिन अन्या राजन के दिमाग में अभी भी आरव की आवाज गूंज रही थी। मैंने खुद सुना है, जहर उस बोतल में था आपके पति ने। कार की पिछली सीट पर बैठी अन्या खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां शहर की रोशनी और धुंधले चेहरे दौड़ते जा रहे थे। उनके हाथों में अब वो पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मन में एक और भारीपन था, विश्वास और संदेह के बीच की एक अनकही लड़ाई। रात के लगभग 9 बजे राजन विला की रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी। रसोइया खाना तैयार कर रहा था, वही डिनर जिसमें अन्या ने अपने पति देव को आमंत्रित किया था। दूसरी ओर स्टेशन के पास एक पुराने पुल के नीचे प्लास्टिक की कुछ चादरों के सहारे आरव जमीन पर बैठा था। उसके सामने एक टूटी हुई थाली में आधा खाया हुआ वड़ा पाव रखा था। लेकिन आज वो खा नहीं रहा था। उसका ध्यान उस गाड़ी पर था, जिसमें वो औरत बैठी थी जो शायद उसकी बात मान गई। आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। 2 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक शाम जब उसकी माँ गौरी पानी पीकर गिर गई थी। आरव ने चीखा था, रोया था, लोगों से मदद मांगी थी। किसी ने नहीं सुना। जब तक एम्बुलेंस आई, उसकी मां मर चुकी थी। आरव के लिए ये बस एक और दिन नहीं था। ये उसका बदला नहीं था, बल्कि उसका पश्चाताप था, जिसे वो किसी और की जान बचाकर पूरा करना चाहता था। उधर राजन विला में देव राजन ड्राइंग रूम में बैठा था। सफेद कुर्ता पहने, हाथ में व्हिस्की का ग्लास लिए वो शांत दिखाई दे रहा था, शायद ज्यादा ही शांत। आज अचानक खाने का न्योता। सब ठीक तो है? उसने पूछा जब अन्या कमरे में दाखिल हुई। सब ठीक है, अन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस सोचा, बहुत दिन हो गए ऐसे बैठकर बात नहीं की। खाने की मेज सज चुकी थी। महंगे प्लेटों में पारंपरिक व्यंजन परोसे गए, दम आलू, बटर नान, पुलाव और गुलाब जामुन। लेकिन अन्या का मन कहीं और था। खाने के दौरान देव बात करता रहा, बिजनेस, पुराने दोस्त, राजनीति। और अन्या सुनती रही, जैसे वो शब्दों के पीछे कुछ खोज रही हो। अगले दिन सुबह लैब से रिपोर्ट आई। अन्या को ये रिपोर्ट उनके पर्सनल सिक्योरिटी हेड अरुण ने दी। मैम, रिपोर्ट आ गई है, उसने धीरे से कहा। अन्या ने फाइल खोली। उसकी आंखें कुछ पल फाइल पर टिकी रहीं। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। रिपोर्ट साफ थी, उस बोतल में जहर था। एक धीमा लेकिन निश्चित जहर, टेट्रोडोटॉक्सिन, जो पूरी तरह गंधहीन और स्वादहीन होता है। असर तेज नहीं होता, लेकिन 10 मिनट के भीतर दिल की धड़कन बंद कर देता है। उस एक पल में अन्या को जैसे सब समझ में आ गया। देव की शांति, उसका हालिया व्यवहार, रात बेरात की कॉल्स, ऑफिस से दूरी, सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था। उसी दोपहर अन्या ने अपनी निजी असिस्टेंट सानिया को बुलाया। मुझे ऑफिस की सिक्योरिटी टीम से जोड़ो। हर कैमरा फुटेज देखना है, खासतौर पर सुबह 7 से 9 के बीच का। सुरक्षा कार्यालय में फुटेज खंगाले जाने लगे। दोपहर होते होते एक क्लिप सामने आई, जिसमें साफ साफ देखा गया देव राजन बैक एंट्री से ऑफिस में दाखिल होता है और कुछ ही मिनटों में मीटिंग रूम में जाकर एक बोतल वहां रखता है, ठीक उसी जगह जहां अन्या बैठती है। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। हर हरकत सामान्य लग रही थी, जैसे वो कई बार ऐसा कर चुका हो।
उसी शाम अन्या ने आरव को फिर से बुलवाया। आरव डरते हुए राजन विला के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा उस आलीशान घर के अंदर जाएगा। तुम्हारा नाम आरव है न? अन्या ने कोमल स्वर में पूछा। आरव ने सिर हिलाया। जो तुमने कहा था वो सही था। अगर तुमने वो चीख नहीं मारी होती तो आज मैं शायद। वो बात अधूरी छोड़ गई। फिर बोली, तुम्हें कोई इनाम चाहिए? आरव ने तुरंत सिर झुका लिया। नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस नहीं चाहता कि कोई और मेरी माँ की तरह मरे। अन्या की आंखें नम हो गईं। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि एक बच्चा जिसकी जिंदगी सड़कों पर बीतती है इतना साहसी हो सकता है। रात को अन्या ने देव के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो कठोरता नहीं थी जो बिजनेस की दुनिया ने उन्हें दी थी। अब वहां थी एक चुप्पी जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने तय कर लिया था, अब ये खेल खत्म होगा, लेकिन उसके पहले सच्चाई को सबके सामने लाना होगा, बिना शोर, बिना हिंसा, बल्कि उसी चुप्पी के साथ जो देव ने उनकी जिंदगी में बो दी थी। रात के 10:30 बजे थे। राजन विला की बालकनी में हल्की सी हवा बह रही थी, लेकिन अन्या राजन के भीतर का तूफान अब और रोके नहीं रुक रहा था। उनके सामने लैब की रिपोर्ट खुली थी जिसमें लिखा था, टेट्रोडोटॉक्सिन की उच्च मात्रा पाई गई, मृत्यु संभावित समय 3 से 5 मिनट। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक जानलेवा साजिश थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इसे अंजाम देने वाला व्यक्ति वही था जिसने 30 साल पहले उनके साथ फुटपाथ पर भेलपुरी बेचना शुरू किया था, देव राजन। कुछ यादें लौट आईं। तब वे दोनों युवा थे, सपनों से भरे हुए। उन्होंने अपना पहला बिजनेस एक छोटे से खोखे से शुरू किया था। अन्या के हाथों में व्यापार की समझ थी, देव के पास लोगों को जोड़ने की कला। धीरे धीरे उन्होंने राजन ग्रुप को खड़ा किया, एक ऐसा ब्रांड जो अब देश भर में जाना जाता था। लेकिन सफलता के साथ कुछ बदल गया था। शायद देव को ये बात चुभने लगी थी कि लोग सिर्फ मैडम अन्या को पहचानते हैं, देव को नहीं। पिछले 2 सालों में देव शांत हो गया था। घर में कम बोलता, ऑफिस से दूरी बनाए रखता और कभी कभी गायब हो जाता। अब जाकर अन्या को समझ आ रहा था ये दूरी भावनात्मक नहीं थी, ये पूर्वनियोजित थी। अगले दिन सुबह अन्या ने सिक्योरिटी टीम से कहा कि पूरे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण फिर से किया जाए, विशेष रूप से पिछले 3 महीनों का। वो जानना चाहती थीं, क्या ये पहली बार था या ये कोई आदत बन चुकी थी। सुरक्षा कार्यालय में बड़े स्क्रीन पर वीडियो चलते जा रहे थे। सुबह 7:12 का एक फुटेज सामने आया। देव राजन सफेद शर्ट में अपनी गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन मुख्य द्वार से नहीं जाते, बल्कि कर्मचारियों के प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं। 7:14 पर वो मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं। इधर-उधर देखते हैं, फिर अपने बैग से एक बोतल निकालकर मेज पर रखते हैं, ठीक उस स्थान पर जहां अन्या बैठती हैं। उसके बाद वो कमरे से निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरे दृश्य में कोई हड़बड़ी नहीं थी। सब कुछ बेहद सामान्य था, एक अपराध की परफेक्ट एक्टिंग। मैम, सिक्योरिटी हेड अरुण बोला, ये आदमी न सिर्फ अपराधी है बल्कि बहुत चतुर भी है। अगर आरव उस दिन न होता। अन्या ने हाथ से उसे रोक दिया। अभी और कुछ मत कहो, बस वीडियो का बैकअप बनवाओ और मेरी निजी हार्ड ड्राइव में सुरक्षित रखो। उसी शाम अन्या ने अपनी बेटी रिया को डिनर पर बुलाया। रिया राजन 28 साल की, विदेश से एमबीए करके लौटी थी। तेज, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी। पर मां बेटी के रिश्ते में एक दूरी हमेशा रही थी।
रिया को लगता था कि माँ ने उसे कभी अपने बराबर नहीं समझा। माँ, अचानक बुलाया, रिया ने कहा, जैसे कोई मीटिंग में आई हो। बस कुछ बातें करनी थीं, अन्या ने कहा और उसे बैठने का इशारा किया। रिया ने खाना शुरू किया, लेकिन अन्या का ध्यान उसकी आंखों पर था। वो आंखें जो कुछ छिपा रही थीं। बातों के बीच अन्या ने पूछा, रिया, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया? रिया ने पल भर सोचा। फिर बोली, माँ, आप हमेशा खुद को कंपनी मानती रहीं। हमें वारिस नहीं, बस कर्मचारी समझा। ये शब्द चुभ गए। लेकिन अन्या चुप रही। वो जानती थी, आज जवाब नहीं देना है, सिर्फ सुनना है। उसी रात एक और मोड़ आया। राजन विला के पीछे बने पुराने गेस्ट हाउस में सिक्योरिटी हेड अरुण एक अनजान व्यक्ति से मिला। वो आदमी कुछ घबराया हुआ था। उम्र लगभग 50 के आसपास, कपड़े साधारण। उसने अपना नाम बताया, रफीक, और खुद को देव साहब का पुराना ड्राइवर बताया। मैडम तक मेरी बात पहुंचाइए, उसने कहा, मेरे पास कुछ है जो आपको जानना चाहिए। उसने एक पेन ड्राइव आगे बढ़ाई। इसमें एक रिकॉर्डिंग है। मैंने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था, जिस दिन मुझे गाड़ी से निकाल दिया गया था। मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन मैंने सुना है उसमें आपका नाम भी लिया गया है। अगले दिन अन्या ने रिकॉर्डिंग सुनी। आवाज थोड़ी साफ नहीं थी, लेकिन शब्द काफी थे। रिया को समझा दो उसे, बस चुप रहना है। कंपनी मेरी होगी। अन्या अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। दूसरी आवाज, जो और भी चौंकाने वाली थी, बोली, अगर आपने वादा किया है तो निभाइए। मुझे सिर्फ मेरी जगह चाहिए। ये आवाज रिया की थी। अन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। अब ये साजिश सिर्फ पति की नहीं थी। इसमें उसकी अपनी बेटी भी शामिल थी। वो देर तक खामोश बैठी रहीं। फिर अपनी डायरी निकाली और लिखा, जिसे मैंने जीवन दिया, वही अब मेरी मौत चाहता है। लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। ये लड़ाई अब परिवार के लिए नहीं, सच्चाई के लिए है। सुबह की हल्की धूप राजन विला की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन अन्या राजन के कमरे में हर किरण जैसे बुझ चुकी थी। कल रात की रिकॉर्डिंग अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे सिर्फ मेरी जगह चाहिए। वही आवाज जो उसने पाला, पढ़ाया, दुनिया के सामने खड़ा किया उसकी बेटी रिया। ये साजिश सिर्फ एक हत्या की योजना नहीं थी, ये विश्वास, रिश्ते और मातृत्व का चुपचाप कत्ल था। अन्या अपने स्टडी रूम में बैठी थी। सामने दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी, देव, अन्या और छोटी सी रिया, एक पारिवारिक पिकनिक के दौरान। सब हंस रहे थे। आज वो तस्वीर झूठ लग रही थी। वो तस्वीर अब उस सच को छुपा रही थी जिसे अन्या ने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था। फैसला अब लेना ही था। अगले दिन अन्या ने एक पारिवारिक भोज की योजना बनाई। न कोई बड़ा ऐलान, न कोई प्रेस, सिर्फ घर के करीबी लोग, देव, रिया, परिवार के कुछ सदस्य और कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारी। इस बार उसका मकसद था सच को उजागर करना, एक ऐसा मंच तैयार करना जहां हर चेहरा बेनकाब हो। भोज की रात राजन विला को फूलों और रोशनी से सजाया गया, लेकिन भीतर का माहौल असहज था। देव ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, जैसे सब सामान्य हो। रिया अपने लाल सिल्क साड़ी में आई, सुंदर और आत्मविश्वासी, लेकिन उसकी चाल में एक झिझक थी। अन्या ने सभी का स्वागत किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने सबको खाने की मेज पर आमंत्रित किया। खाना परोसा गया। सब बैठे, लेकिन अन्या की प्लेट अभी तक खाली थी। सब कुछ ठीक है, माँ, रिया ने पूछा। आज बस बातों से पेट भरना है,
अन्या ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। फिर वह खड़ी हुई अपनी कुर्सी के पीछे से। मैं जानती हूं आज का निमंत्रण थोड़ा असामान्य था, लेकिन इसका कारण असामान्य नहीं बल्कि बेहद निजी और जरूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अन्या ने इशारा किया। एक युवा तकनीशियन सामने आया और दीवार पर लगे प्रोजेक्टर को ऑन किया। स्क्रीन पर ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। देव की शक्ल सामने आते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। फुटेज में देखा गया देव ऑफिस के पिछले दरवाजे से आता है, मीटिंग रूम में जाता है और बोतल मेज पर रखता है। उसकी हरकतें शांत थीं, जैसे रोजमर्रा का काम कर रहा हो। देव ने हंसते हुए कहा, ओह, तो अब पानी की बोतल पर फिल्म बन रही है? मैंने बस अपनी पत्नी के लिए पानी रखा था, कोई जहर नहीं। अन्या शांत रही। उसने दूसरा वीडियो चलवाया, लैब रिपोर्ट। फिर तीसरा वो ऑडियो क्लिप जिसमें देव की आवाज साफ थी। रिया को समझा दो, उसे बस चुप रहना है। कंपनी मेरी होगी। अन्या अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। कमरे में सबका चेहरा बदल गया, कुछ हैरान, कुछ अविश्वास में। देव अब हड़बड़ाने लगा। ये एडिट किया गया है, फर्जी है, ये साजिश है मेरे खिलाफ। अन्या ने उसकी ओर देखा। न नफरत थी, न रोष, सिर्फ एक गहरी शून्यता। साजिश, ये शब्द तो तुम पर फपता है देव, उसने कहा। उसके बाद उसने अंतिम रिकॉर्डिंग प्ले करवाई, रिया की आवाज। अगर आपने वादा किया है तो निभाइए, मुझे सिर्फ मेरी जगह चाहिए। रिया जैसे पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। रिया, एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, ये आपकी आवाज है? रिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। मैं बस थक चुकी थी। हर बार आपने मुझे बाहर रखा। मुझे लगा अगर मैं इस बार भी चुप रही तो हमेशा के लिए आपकी छाया में रह जाऊंगी। अन्या के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने बस कहा, कभी कभी छाया बनने में ही सूरज बनने का अभ्यास होता है। फिर उसने रिया की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे सिर्फ मेरी कुर्सी चाहती थी? रिया ने कहा, नहीं, अब नहीं। अब मैं सिर्फ माफी चाहती हूं। देव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अन्या ने पहले ही आदेश दे दिया। देवराजन को इस घर और कंपनी से निष्कासित किया जाए। कानूनी कार्यवाही के लिए दस्तावेज तैयार हैं। फिर वो रिया की ओर मुड़ी। तुम पर मेरा विश्वास टूटा है, पर मैं तुम्हारी मां हूं। तुमसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन अभी तुमसे प्यार भी नहीं कर सकती। तुम्हें खुद को फिर से साबित करना होगा, बिना किसी शॉर्टकट के। सभा समाप्त हो गई। सब लोग खामोशी में उठे और एक एक करके बाहर चले गए। अन्या वहीं बैठी रही, उस कुर्सी पर जिसके लिए लोग उसके अपनों ने ही उसका गला काटना चाहा। उसने एक गहरी सांस ली। फिर खुद से कहा, अब मैं टूट चुकी हूं। लेकिन टूटे हुए कांच से ही सबसे तेज रोशनी गुजरती है। राजन विला अब पहले जैसा नहीं था। वो गलियारे जो कभी आवाजों से गूंजते थे, अब खामोशी से भर गए थे। डाइनिंग हॉल की मेज, जहां कल रात एक सच्चाई ने कई रिश्तों को तोड़ा, अब भी वैसी ही सजी हुई थी जैसे समय ने चलना बंद कर दिया हो। अन्या राजन बालकनी में बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सामने फैला मुंबई का शहर, उसका साम्राज्य, वो कंपनी जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था। पिछली रात उसने देव को निष्कासित कर दिया था और रिया को सच के साथ छोड़ दिया था। अब सवाल ये था कि आगे क्या?
दोपहर को अन्या ने अपने पर्सनल असिस्टेंट सानिया को बुलाया। मैं चाहती हूं कि तुम एक सूची तैयार करो, उसने कहा। राजन ग्रुप के वे प्रोजेक्ट्स जिनमें CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया है। सानिया ने चौंक कर पूछा, मैम आप अचानक इन चीजों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? अन्या ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि अब वक्त है कि हम सिर्फ मुनाफा नहीं, मकसद की बात करें। उसी शाम राजन विला के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से ऑफिस में एक 13 साल का लड़का बैठा था आरव। वो अभी भी उस पल को नहीं भूल पाया था जब उसने चिल्लाकर अन्या को पानी पीने से रोका था। और अब वही अन्या मैडम उसे रोज बुला रही थी, उससे बात कर रही थी, उसे सुन रही थी। आरव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस घर में बैठने दिया जाएगा जहां वो कभी गेट के बाहर से झांक भी नहीं सकता था। आज अन्या ने उसे चाय के साथ बैठाया। आरव, क्या तुम्हें पढ़ाई पसंद है? अन्या ने पूछा। जी पसंद है, आरव ने धीरे से कहा, लेकिन पैसे नहीं थे तो छोड़नी पड़ी। अगर मैं तुम्हें दोबारा स्कूल भेजूं, अच्छे स्कूल में, तो क्या तुम जाओगे? आरव की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाया, लेकिन बोल नहीं पाया। अन्या ने कहा, ये तुम्हारा अधिकार है, कोई एहसान नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसने आरव की ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हें कभी अपनी माँ से कुछ पूछने का मौका मिले तो क्या पूछोगे? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं पूछूंगा कि क्या उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। जब सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, क्या उन्होंने भी? अन्या चुप हो गई। उसके लिए ये एक सवाल नहीं था, एक आईना था जिसमें वो खुद को देख रही थी। अगले दिन अन्या ने कंपनी की एक विशेष मीटिंग बुलाई। बैठक में उन्होंने सिर्फ 3 बातें की। देवराजन को आधिकारिक रूप से कंपनी से हटाने की घोषणा, रिया राजन को को-चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त करना, लेकिन नए नियमों के साथ जिसमें हर निर्णय पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा होगा। एक नया ह्यूमन इम्पैक्ट डिवीजन बनाया जाएगा जिसकी देखरेख आरव करेगा, जिसका नाम होगा आरव इनिशिएटिव। कमरे में बैठे सभी अधिकारी चौंक गए। एक बच्चा, वो भी सड़क का। आप उसे कंपनी में जगह दे रही हैं? एक बुजुर्ग निदेशक ने पूछा। अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि जब एक बच्चा मुझे बचा सकता है तो वो इस कंपनी की आत्मा भी बन सकता है। उधर रिया राजन अपने कमरे में बैठी थी। कल रात के बाद उसने खुद को बंद कर लिया था, लेकिन आज मां के फैसले ने उसे एक और मौका दिया था। एक मौका फिर से खुद को साबित करने का। वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं होगा। उसे अपने अतीत से लड़ना होगा, अपनी महत्वाकांक्षा को संवारना होगा और सबसे जरूरी अपनी मां का भरोसा दोबारा जीतना होगा। रात को अन्या ने देव को एक पत्र लिखा। कोई गुस्सा नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ कुछ पंक्तियां। हमने जिंदगी की शुरुआत साथ की थी, लेकिन रास्ते बदल गए। मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब मेरी जिंदगी से बाहर होगा। मेरे भीतर का प्यार मरा नहीं है, लेकिन अब वो सिर्फ सच्चाई के लिए जिएगा। वो चिट्ठी पोस्ट नहीं की गई, बस एक दराज में रख दी गई, क्योंकि कुछ जवाब सिर्फ सन्नाटे में दिए जाते हैं। 3 दिन बाद आरव एक नए यूनिफॉर्म में, एक नई किताब हाथ में, स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो अब भी झिझकता था। वो अब भी खुद को इस दुनिया का हिस्सा नहीं मानता था। लेकिन जैसे ही अन्या ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसने पहली बार खुद को अपना महसूस किया। तुम सिर्फ एक कहानी नहीं हो आरव, अन्या ने कहा, तुम एक शुरुआत हो। मुंबई की सुबह फिर एक बार गुलाबी धूप के साथ आई थी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। राजन विला के अहाते में फूल फिर से खिले थे। नौकरों की चहल पहल,
किचन से आती मसालों की खुशबू और लॉन में बिखरी पत्तियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। लेकिन अन्या जानती थी कि अब वह स्त्री वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। कभी जो घर भीतर से खोखला लगने लगा था, अब उसमें फिर से एक धड़कन थी, एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत। आरव के चेहरे पर पहली बार एक मासूम मुस्कान थी। यूनिफॉर्म में वह अब भी थोड़ा असहज महसूस करता था, लेकिन अन्या के हाथों से उसके बाल संवारना, उसके टिफिन में परांठा रखना और फिर उसकी पीठ थपथपाकर कहना, अच्छे से पढ़ना और कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछना, उसके लिए एक पूरी दुनिया बदल देने वाला अनुभव था। दूसरी ओर रिया अब राजन ग्रुप के नए ऑफिस में बैठती थी, जिसे कोचेयर पर्सन ऑफिस कहा जाता था। वहां अभी भी उसका नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन जिम्मेदारी हर कोने में फैली हुई थी। उसने अपना पहला प्रेजेंटेशन तैयार किया, फंड का रिडायरेक्शन गांवों की बालिकाओं की शिक्षा की ओर। वो जानती थी कि उसे अब सिर्फ एक बेटी या अधिकारी नहीं, एक भरोसेमंद उत्तराधिकारी बनना था। आज उसकी पहली मीटिंग थी, जिसमें उसे अपनी मां के सामने बोलना था, ना कि एक बेटी की तरह बल्कि एक नेता की तरह। बैठक कक्ष में अन्या पहले से मौजूद थीं, शांत और गंभीर। रिया अंदर आई फाइलें लेकर, लेकिन उसकी चाल में अब झिझक नहीं थी। मुझे कुछ सुझाव रखने हैं, उसने कहा। सुझाव नहीं, दिशा दो, अन्या ने उत्तर दिया। रिया ने अपने विचार रखे। प्रेजेंटेशन में कोई तकनीकी गलती नहीं थी। सब कुछ संख्याओं में था, लेकिन सबसे अंत में उसने स्लाइड पर एक फोटो लगाई, आरव की। नीचे लिखा था, अगर एक बच्चा एक जान बचा सकता है तो हम क्यों नहीं उसकी जिंदगी बदल सकते। कमरे में कुछ क्षणों की खामोशी छाई रही। फिर अन्या ने पहली बार मीटिंग के दौरान अपनी बेटी की ओर मुस्कुराकर देखा। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, अन्या ने कहा, ये एक रास्ता है। मीटिंग खत्म हुई। रिया उठी, लेकिन अन्या वहीं बैठी रही। रिया ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, क्या अब भी मुझे खुद को साबित करना है, मां? अन्या ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें अब खुद को नहीं, बल्कि मुझसे अलग एक खुद को साबित करना है, वो जो बिना मेरी छाया के भी चमक सके। शाम को जब आरव स्कूल से लौटा, उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रॉफी थी। उसने कविता प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता था। अन्या ने वो ट्रॉफी अपने स्टडी रूम की शेल्फ पर रखी, जहां अब तक सिर्फ बिजनेस अवार्ड्स रखे थे। कविता का नाम क्या था, उसने पूछा। मां की उंगली, आरव ने कहा। उसमें मैंने लिखा है कि कैसे एक उंगली किसी को गटर से खींचकर आसमान दिखा सकती है। अन्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी पीठ सहलाई। उसे लगा, इतने सालों में जितनी भी सफलता उसने हासिल की थी, इस एक पल के सामने वो सब बौनी थी। इसी बीच एक पुराना चेहरा फिर से लौटने वाला था। देवराजन, जो अब एक पुराने बंगले में अकेले रहता था, कानूनी नोटिस का इंतजार कर रहा था। उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज किया जा चुका था। उसे नहीं लगा था कि अन्या इतना आगे बढ़ जाएगी। उसे लगा था वो चुपचाप सब सह लेगी, जैसे अक्सर महिलाएं करती हैं। लेकिन ये अन्या वही नहीं थी। अन्या ने अपने वकील के साथ अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, कंपनी के बोर्ड से देव को स्थायी रूप से निष्कासित करने का। साथ ही एक शर्त भी जोड़ी, यदि वो सार्वजनिक रूप से अपने किए की जिम्मेदारी लेता है तो उसे जेल से छूट दिलवाने की सिफारिश की जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी में दोबारा कोई प्रवेश नहीं होगा। वकील ने सिर हिलाया। आप बहुत दयालु हैं, मैडम। दयालु नहीं, अन्या बोली, मैं सिर्फ उस चक्र को तोड़ना चाहती हूं जहां धोखा बदले में और धोखा लाता है। 3 दिन बाद देव ने मीडिया के सामने एक बयान जारी किया। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया,
अपने परिवार को तोड़ा और अपनी आत्मा को कलंकित किया। मेरी सजा न्यायपूर्ण है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी और मेरे बेटे को अब कोई मेरे नाम से नहीं जोड़ेगा। उस रात अन्या ने आरव को अपने साथ मंदिर ले जाने को कहा। एक शांत कोने में आरव ने दिया जलाया। ये किसके लिए है? उसने पूछा। अन्या बोली, उन सभी के लिए जो हमें कभी टूटते हुए देखना चाहते थे, और हमारे लिए जो टूटकर भी जुड़ गए। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश ने धूल को थाम लिया था। ट्रैफिक का शोर कम था और शहर के ऊपर बादलों की चादर फैली हुई थी। राजन विला के भीतर सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन आज का दिन अनाया राजन के जीवन में एक और चुपचाप क्रांतिकारी मोड़ लाने वाला था। आरव, जो अब स्कूल में सबसे आगे रहने लगा था, आज जल्दी लौटा था। उसके बैग में एक फॉर्म था, एनुअल स्कूल आइडेंटिटी अपडेट। वो धीरे धीरे अन्या के कमरे में आया और बोला, मैं ये फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं। इसमें लिखा है फादर्स नेम और सरनेम। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या लिखूं। अन्या कुछ क्षण चुप रही। उसने अपने सामने खड़ी उस छोटी सी आकृति को देखा, जो अब सिर्फ एक फूल वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक जागरूक, भावनात्मक और सच्चा इंसान बन चुका था। बैठो आरव, उसने कहा। आरव बैठा, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। अन्या ने फॉर्म लिया और धीमे से पूछा, तुम्हें अपना नाम क्या रखना है? आरव ने सिर उठाया और बहुत धीरे से बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं अब भी सिर्फ आरव हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो। नहीं, अन्या ने बात बीच में काटी, तुम वही रहोगे जो तुम हो। लेकिन अब इस समाज को जवाब देने के लिए तुम्हारा एक दूसरा नाम भी होना चाहिए, एक नाम जो तुम्हारी पहचान को मजबूत करे। वो उठी और अपनी स्टडी में गई। वहां उसने एक अलमारी खोली जिसमें पुराने दस्तावेज, फाइलें और एक लाल रंग की डायरी रखी थी। डायरी में पहला पन्ना फटा हुआ था, लेकिन दूसरे पन्ने पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरा सबसे बड़ा सपना है एक ऐसा बेटा जो मेरी सीख से आगे जाए और मेरी छाया से बड़ा हो। नीचे लिखा था, अन्या राजन। वो डायरी कभी उसकी थी जब राजन ग्रुप सिर्फ एक विचार था और रिया अभी स्कूल में थी। उसने डायरी आरव को दी। इसमें मेरा अतीत है, लेकिन अब तुम्हें अपना भविष्य इसमें जोड़ना है। शाम को राजन ग्रुप के एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। आयोजक भी अचंभित थे, क्योंकि इस बार न तो कंपनी का मुनाफा मनाया जा रहा था, न कोई नया उत्पाद लॉन्च हो रहा था। अन्या ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया, रिया को आमंत्रित किया और साथ में आरव को मंच पर लाया। लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ हैरान थे कि यह बच्चा कौन है। कुछ ने उसे पहचान लिया भी, लड़का जिसने अन्या की जान बचाई थी। स्टेज पर माइक के सामने खड़ी अन्या ने कहा, आज मैं किसी को सीईओ नहीं बना रही, न कोई पद दे रही हूं। मैं आज एक नाम दे रही हूं, एक उत्तराधिकारी नहीं, एक उत्तर देने वाला इंसान। फिर उसने आरव की ओर देखा। इस बच्चे ने मुझे नई दृष्टि दी। इसने मुझे बताया कि पहचान सिर्फ वंश से नहीं, कर्म और चरित्र से बनती है। मैं आज इसका नाम घोषित करती हूं, आरव राजन। कमरे में सन्नाटा छा गया। कई चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ पर मुस्कान, और रिया के चेहरे पर एक मिश्रित भाव, जैसे उसने किसी प्रतियोगिता में हार नहीं मानी, बल्कि किसी रिश्ते में जीत हासिल की हो। प्रोग्राम के बाद अन्या और रिया अकेले बैठे। तुमने जानबूझकर यह सबके सामने किया? रिया ने पूछा। हाँ, अन्या बोली, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई कहे कि वो सिर्फ मेरे दया से इस घर का हिस्सा बना। मुझे चाहिए कि लोग जाने मैंने उसे चुना क्योंकि वो इसके काबिल है। रिया ने सिर झुकाया।
मैंने अब तक सिर्फ अधिकार मांगा, लेकिन शायद उसे कमाया नहीं। अन्या मुस्कराई। अब समय है कि हम दोनों साथ काम करें, तुम और आरव। एक एक कोना इस कंपनी का बदलना है। अगले दिन आरव ने स्कूल में फॉर्म भरा। नाम आरव, उपनाम राजन। पिता का नाम छोड़ दिया गया। मां का नाम अन्या राजन। और जब उसने फॉर्म जमा किया तो स्कूल की प्रधानाचार्या ने उससे पूछा, बेटा तुम बहुत खास हो, क्या तुम जानना चाहोगे कि लोग तुम्हें अब कैसे याद करेंगे? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे कोई था जो कभी नाम के बिना भी कहानी बन गया। राजन ग्रुप की वेबसाइट पर एक नई टैगलाइन जोड़ी गई, कर्म ही वंश है। मुंबई की तेज धूप और उमस भरे मौसम के बीच राजन विला के लॉन में हलचल थी। यहां अक्सर होने वाले प्रेस मीट, बिजनेस डील्स और निजी समारोहों की यादें छुपी थीं, लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग था। एक छोटा मंच सजाया गया था, चारों ओर पौधे और कुछ स्थानीय बच्चों की पेंटिंग्स टंगी थीं। सामने कुर्सियों की कतारें थीं, जिन पर सिर्फ आमंत्रित मेहमान नहीं बल्कि शहर के उन लोगों को भी बुलाया गया था जिनकी आवाजें कभी सुनी नहीं जाती थीं। रेहड़ी वाले, सफाई कर्मचारी, फूल बेचने वाली औरतें और स्टेशन के पास पढ़ाने वाले स्वयंसेवक। यह था आरव इनिशिएटिव का पहला सार्वजनिक आयोजन, राजन ग्रुप की नई शाखा, जिसका नेतृत्व अब एक बच्चा कर रहा था जो कभी खुद सड़क पर बेचा करता था। स्टेज के पीछे आरव अपने बाल ठीक कर रहा था, थोड़े घबराया लेकिन चेहरा स्थिर। अन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर लग रहा है? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। अभी तक सिर्फ सड़कों से बात करता था, आज सब मुझे देख रहे हैं। तो याद रखना, अन्या बोली, आज भी तुम उन्हीं की तरफ से बोल रहे हो। वही तुम्हारी ताकत है। आरव ने गहरी सांस ली। स्टेज पर अन्या ने माइक लिया। कई लोग पूछते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी, भ्रष्टाचार या बेरोजगारी? मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है चुप्पी। हम उन बच्चों की आवाज नहीं सुनते जो हमारी खिड़कियों के बाहर खड़े होते हैं, उनके सवाल नहीं सुनते जिनके पास जवाब नहीं होते। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि एक कंपनी नहीं बल्कि एक बच्चा है जिसने चुप्पी तोड़ी। अब मैं उसे आमंत्रित करती हूँ, जो आज इस पहल का चेहरा नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, आरव राजन। तालियों के बीच आरव मंच पर आया। माइक तक पहुंचते हुए उसके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसकी नजर सामने बैठी अन्या पर गई और वो स्थिर हो गया। मैं आरव हूं। पहले बस आरव, फिर राजन बन गया। लेकिन सच कहूं तो मैं अब भी वही हूं। मैं कभी फूल बेचता था। किसी को नहीं पता था कि मेरे पास मां नहीं है, बाप का नाम नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी आंखों में सपने हैं। एक दिन मैंने एक औरत की जान बचाई। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। मैं सिर्फ चाहता था कि वो न मरे, जैसे मेरी मां मर गई थी। आज वो औरत मेरी मां है। और मेरी मां ने मुझे सिखाया, नाम से नहीं कर्म से पहचान बनती है। तालियों का शोर गूंज उठा। लेकिन उससे पहले ही आरव ने माइक पर झुककर एक वाक्य और कहा, अब हम एक नई दुनिया बनाएंगे जहां हर बच्चा कह सके, मैं सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, उसकी शुरुआत हूं। समारोह खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग महिला जो स्टेशन पर सफाई करती थी, अन्या के पास आई। मैडम, हम आपके बेटे को देखकर रो दिए। हमारे पास तो इतने सालों से सपना भी नहीं था। आज लगा जैसे हमारी भी कोई जगह है इस शहर में। अन्या ने महिला का हाथ थामा और कहा, अब ये जगह आपकी है। आरव अकेला नहीं चला है, आप सब उसे यहां तक लाए हैं।
इसी बीच कंपनी के कई बोर्ड मेंबर्स एकत्र हुए। उन्हें अब यह बदलाव महसूस होने लगा था। शुरू में उन्हें आरव का नाम स्वीकार करना कठिन लगा था, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि कंपनी सिर्फ बाजार से नहीं, मानवता से भी जुड़ी होती है। उनमें से एक ने रिया से कहा, तुम्हारी मां ने एक क्रांति की नींव रख दी है। तुम्हारे कंधों पर अब 2 पीढ़ियों का सपना है। रिया मुस्कराई। अब हमें सिर्फ कंपनी नहीं, समाज बनाना है। उसी शाम अन्या अपने स्टडी रूम में अकेली बैठी थी। सामने एक पुरानी फाइल खुली थी, राजन लेगेसी प्लान। यह देव राजन द्वारा बनाया गया वह दस्तावेज था जिसमें उसने कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने की योजना बनाई थी। अन्या ने उसमें से एक पन्ना फाड़ा और उसकी जगह एक नया पन्ना रखा। उसने लिखा, राजन लेगेसी विल नॉट बी बिल्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस। इट विल बी बिल्ट ऑन द लाइव्स वी टच। एंड इट बिगिंस विद अ बॉय हु वंस स्टूड आउटसाइड माई कार विंडो। रात को जब सब सो चुके थे, आरव लॉन में बैठा था। वह तारों को देख रहा था। पास में रिया आई और उसके पास बैठ गई। बड़ी स्पीच थी तुम्हारी, उसने हंसते हुए कहा। आरव मुस्कराया। तुम्हारा पहला प्रेजेंटेशन भी बुरा नहीं था। रिया ने कहा, मां ने कहा है हम दोनों साथ काम करेंगे। लेकिन ये आसान नहीं होगा। पता है, आरव बोला, लेकिन अगर हमने एक दूसरे की जगह छीनी नहीं तो शायद साथ चल सकें। रिया ने सिर हिलाया। सच कहा। और अब हम सिर्फ मां की छाया नहीं हैं, हम खुद रोशनी बन सकते हैं। राजन ग्रुप की इमारत के बाहर एक नई पट्टिका लगाई गई। आरव इनिशिएटिव फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्टार्स। मुंबई की बारिश फिर से लौट आई थी। सड़कों पर पानी बह रहा था, आसमान पर काले बादल थे, लेकिन राजन ग्रुप की मुख्य इमारत के भीतर आज की सुबह कुछ और ही मायने रखती थी। कंपनी की सालाना बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी और इस बार ये सिर्फ आर्थिक रिपोर्ट का औपचारिक सत्र नहीं था। इस बार बोर्ड को एक प्रस्ताव पर चर्चा करनी थी। आरव राजन को डायरेक्टर ऑफ सोशल विजन नामक नई बनाई गई पोस्ट पर स्थायी नियुक्ति देने का प्रस्ताव। कमरे में सभी वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। अन्या हमेशा की तरह सादगी और गरिमा के साथ अपनी कुर्सी पर थीं। उनके बाईं ओर रिया बैठी थी और दाईं ओर आरव स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर जैकेट पहने एक कॉपी में कुछ नोट्स लिए। बोर्ड के अध्यक्ष ने मीटिंग की शुरुआत की। प्रस्ताव पढ़ा गया। कुछ चेहरों पर हल्की झुंझलाहट थी, कुछ पर जिज्ञासा। हम सभी जानते हैं कि आरव राजन ने कंपनी के सामाजिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी है, अध्यक्ष ने कहा। लेकिन यह पद स्थायी बनाना एक बड़ा निर्णय है। एक वरिष्ठ सदस्य बोले, क्या एक बच्चा, चाहे जितना भी योग्य हो, इतने बड़े मंच के लिए तैयार है? हम उसे भविष्य की तैयारी के लिए समय दे सकते हैं, लेकिन क्या हम आज ही उसकी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं? कमरे में हल्की सरगर्मी हुई। रिया ने बोलने की अनुमति मांगी। अगर हम किसी को उसकी उम्र से परखें, तो शायद हम उस गांधी को भी नकार देते जो दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ खड़ा हुआ था। हमने आरव को देखा है कर्म में, सोच में और साहस में। क्या हम उससे ज्यादा किसी और में नेतृत्व देखते हैं? इसके बाद अन्या ने धीरे से हाथ उठाया। मुझे एक कहानी कहनी है, उन्होंने कहा। 30 साल पहले जब मैंने और देव ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, हम सिर्फ 2 लोग थे, एक पुराना ठेला और एक सपना। हमारे पास न नेटवर्क था, न संसाधन, लेकिन हमारे पास एक दूसरे पर भरोसा था। समय बदला, लोग जुड़े, कंपनी बनी। पर रास्ते में हमने वो भरोसा कहीं खो दिया। आज जब मैं आरव को देखती हूँ, मुझे वही भरोसा लौटता दिखता है, नए रूप में, नई सोच के साथ। फिर उन्होंने सीधे सभी से कहा,
अगर मेरी विरासत सिर्फ मुनाफे की ग्राफ में दर्ज हो तो वो अधूरी है। लेकिन अगर मेरी विरासत एक ऐसे इंसान के रूप में याद की जाए जिसने एक बच्चे को उसका नाम, मंच और उद्देश्य दिया, तो शायद मैं पूरी हो पाई। मतदान हुआ। बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। आरव को स्थायी रूप से डायरेक्टर ऑफ सोशल विजन नियुक्त किया गया। लेकिन यह सिर्फ एक पद की बात नहीं थी, यह एक सामाजिक स्वीकार्यता का ऐलान था। बोर्ड मीटिंग के बाद अन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, उसमें देव, रिया और वो एक बार फिर से एक मुस्कुराती हुई पारिवारिक छवि। उसी वक्त उसे एक दस्तावेज लिफाफे में मिलादेव द्वारा भेजा गया। वह एक पत्र था। अन्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मुझसे कोई संवाद बाकी नहीं, लेकिन एक बात कहनी थी। मैंने तुमसे जो छीना वो सिर्फ एक संबंध नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति थी। आरव को देखकर मुझे समझ आया कि जो मैंने सालों में नहीं सीखा वो उसने सड़कों से सीख लिया। अगर कभी मेरी गलती तुम्हारे दिल को माफी के काबिल लगे तो ये जानना कि मैं खुद को नहीं, बस अपने नाम को मिटा चुका हूं। पत्र के अंत में सिर्फ हस्ताक्षर था, दे। अन्या कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से उस लिफाफे को अपने अलमारी के सबसे पीछे रख दिया, क्योंकि कुछ जख्मों को सहेजना माफ करने से बड़ा होता है। उसी रात रिया और आरव विला के लॉन में साथ बैठे थे। बारिश रुक चुकी थी, घास गीली थी, लेकिन हवा में ताजगी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, रिया ने कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कोई बहन मिलेगी, आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। रिया ने गंभीर होकर कहा, आरव, तुम्हें लगता है हम माँ को पूरी तरह समझ पाए हैं? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है माँ खुद को ही अब समझ रही हैं। शायद हम सब एक नई शुरुआत कर रहे हैं। विला की छत पर एक लालटेन जल रही थी, जो हर साल की तरह राजन डे की पूर्व संध्या पर जलाया जाता था, कंपनी की स्थापना की याद में। इस बार वह केवल व्यापार की शुरुआत नहीं, एक नए युग का प्रतीक बन गई थी। मुंबई की सुबह इस बार कुछ खास थी। राजन ग्रुप के कैलेंडर में यह दिन हमेशा से लाल घेरे में चिन्हित रहता था, डे, वह दिन जब कंपनी की नींव रखी गई थी। लेकिन इस बार आयोजन भव्य नहीं बल्कि गहरा था। इस बार मंच नहीं था, बल्कि जमीन पर बैठने की व्यवस्था थी। ब्रोशर नहीं, बल्कि हाथ से लिखे आमंत्रण थे। डेकोरेशन की जगह दीवारों पर बच्चों की चित्रकारी लगी थी और एसी हॉल की जगह आयोजन एक सरकारी स्कूल के आंगन में हो रहा था। यह था आरव की पहल का विस्तार लर्निंग ट्रस्ट का उद्घाटन। अन्या एक साधारण सूती साड़ी में पहुंची। उसने अपने बाल खुले छोड़े थे, चेहरे पर हल्का सा सिंदूरी तिलक। आज वो कोई कॉरपोरेट लीडर नहीं, बस एक माँ थी जो अपने बच्चों को एक नई दिशा में जाते देखना चाहती थी। रिया ने सारी व्यवस्था संभाल रखी थी, पुस्तक वितरण से लेकर अतिथियों के स्वागत तक। आरव बच्चों के साथ खेल रहा था, उनके सवालों का जवाब दे रहा था और उनके साथ मिट्टी में बैठकर किताबें बांट रहा था। अन्या ने दूर से देखा उस बच्चे को जो कभी सड़कों पर खड़ा होकर फूल बेचता था, आज एक पूरी पीढ़ी के लिए ज्ञान का फूल खिला रहा था। समारोह शुरू हुआ। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं। सिर्फ एक बात कही गई, शिक्षा वह दिया है जो नाम नहीं पूछता, बस अंधेरे से लड़ता है। फिर अन्या मंच पर आई और पहली बार उसने अपने जीवन की वो बात सबके सामने साझा की जो आज तक एक चुप्पी में छुपी रही थी। बहुत सालों पहले मैं भी एक छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मेरी माँ खेतों में काम करती थी और पिता सिलाई करते थे। मैंने भी कई रातें भूखे पेट किताबें पढ़ी हैं।
मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन मैं राजन ग्रुप की चेयरपर्सन बनूंगी। पर आज इस जगह खड़े होकर मुझे लगता है वो सफर जो मुझे मुंबई के ऊंचे टावरों तक ले गया, वास्तव में यहीं इस आंगन में पूरा होता है। भीड़ में बैठे कई लोगों की आंखें भर आईं। अन्या ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अगर मेरे जीवन का कोई सार है तो वह इसी में है कि मैं किसी एक बच्चे की कहानी बदल सकूं जैसे आरव ने मेरी बदली। समारोह के बाद अन्या चुपचाप एक कोने में बैठ गई। आरव उसके पास आया और बोला, माँ, आज मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको। उसने जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी निकाली। याद है, जिस दिन मैंने आपको बचाया था उस दिन मेरे पास देने को कुछ नहीं था, बस यह फूल था। पर डर के मारे दे नहीं पाया। आज मैं वो अधूरा काम पूरा कर रहा हूँ। अन्या ने कांपते हाथों से फूल लिया। वह फूल अब मुरझाया हुआ था, लेकिन उसमें इतिहास की खूबसूरती और भविष्य की उम्मीद थी। और तुम्हें क्या चाहिए बदले में? अन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरव बोला, बस इतना कि कभी भी मुझे वापस सड़कों पर न जाने देना। अन्या की आंखों में आंसू थे। अब तुम सड़कों पर नहीं, रास्ता बनाने वालों में हो। सप्ताह के अंत में राजन विला में परिवार ने एक छोटा सा निजी आयोजन रखा। केवल करीबी लोग आमंत्रित थे। रिया ने एक प्रस्तुति दी, राजन फाउंडेशन विजन 2040, जिसमें आरव के सामाजिक कार्यक्रम, रिया की टेक्नोलॉजी ड्राइव और अन्या की गाइडेंस का ब्लूप्रिंट था। समाप्ति पर रिया ने कहा, ये सिर्फ परिवार नहीं, एक विचार है। और विचार कभी अकेला नहीं चलता, उसे पंख देने के लिए कई हाथ लगते हैं। उसी रात अन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अलमारी से एक पुराना सूटकेस निकाला। उसमें कुछ चिट्ठियां थीं, एक पुराना सिलाई मशीन की तस्वीर, देव की पहली बिजनेस योजना और रिया का बचपन का बना कार्ड, माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी सुपर हीरो हो। अन्या ने धीरे से सब चीजें एक कागज में लपेटी और उस पर लिखा, मेरा उत्तराधिकारी। वो पैकेट उसने स्टडी रूम की सबसे ऊंची शेल्फ पर रखा और फिर अपनी डेस्क पर बैठकर एक ईमेल टाइप किया। टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब्जेक्ट स्टेपिंग डाउन एज चेयरपर्सन। ईमेल का अंत था, अब समय है कि मैं एक माँ, एक मेंटर और एक साक्षी बनूं की नेता। सुबह जब आरव नीचे आया तो देखा अन्या बाग में बैठी है, एक किताब पढ़ रही है। आप काम पर नहीं गईं? आज से मेरी नौकरी खत्म, अन्या ने मुस्कुराकर कहा। तो अब आप क्या करेंगी? तुम लोगों को देखते हुए जो नहीं किया वो करना। जीना। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। मुंबई के एक नए मोहल्ले में एक बच्चा स्टेशन के बाहर अखबार बेच रहा था। पास में एक वैन रुकी। उसमें से आरव उतरा, उसके साथ कुछ वॉलंटियर्स थे। बच्चे से पूछा गया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चा बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता स्कूल क्या होता है। आरव मुस्कराया, तो चलो, आज से तुम हमारे स्कूल के पहले छात्र हो। उस वैन पर लिखा था, राजन मोबाइल स्कूल, जहां शिक्षा पहुंचती है। और इस तरह एक कहानी जो एक बच्चे की चीख से शुरू हुई थी, आज लाखों बच्चों की मुस्कान बन गई। एक नाम नहीं, एक विरासत बन गया आरव राजन। कहानी समाप्त।